इंडियन अचीवर्स के हमारे सभी साथियों का एक बार बहुत बहुत फिर स्वागत है हमारे कार्यक्रम इंडियन अचीवर्स में। दोस्तों, आज मुझे आपको बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आज हम हमारे 100वें एपिसोड में प्रवेश कर रहे हैं और ये हमारे पूरी दुनिया में हमारे साथ जुड़े हुए सभी साथियों, हमारे दोस्त, मित्रगण, हमारी टेक्निकल टीम और सबसे बड़े हमारे गुरु डॉक्टर विजय गौड़ के सहयोग से ये हुआ है। और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आगे भी हम यूं ही बढ़ते रहेंगे और आप तक दुनिया भर की बेहतरीन जानकारी लाते रहेंगे। और आज हमने अपने इस 100वें अंक के उपलक्ष्य में अफ्रीका को चुना है। और अफ्रीका में उस देश से जहां पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है अफ्रीकन कंट्रीज के हिसाब से, नाइजीरिया। और नाइजीरिया से हमारे जो आज मेहमान हैं वो पेशे से चार्टेड अकाउंटेंट हैं। और वहां पर जितने भी भारत नाइजीरिया की सांस्कृतिक, व्यापारिक या दूसरी संस्थाएं हैं वो उनका काफी हद तक संचालन करते हैं। हर सोसाइटी में, हर ऑर्गेनाइजेशन में उनका प्रतिनिधित्व सबसे ऊपर है। और उनको लगभग 35 साल हो गए आज नाइजीरिया में रहते हुए। तो मैं और मेरे साथी डॉक्टर विजय गौड़ की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे 100वें अंक में हमारे आज के मेहमान चीफ संजय जैन जी का। जैन साहब नमस्कार। थैंक यू, धन्यवाद। संजय जी, चलो हम शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से कि थोड़ा सा ब्रीफली आप हमें बताएं कि वहां पर जो भारतीय लोग बेसिकली तो अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या कह लो यूरोप में जाना प्रेफर करते हैं और वहीं पर ज्यादा जाते हैं। और लेकिन इस सब से उलट आप नाइजीरिया में गए, ठीक है, और आपने नाइजीरिया को चुना। तो आप बताएंगे कि ये कोई पर्टिकुलर रीजन था या आपके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आई कि आपको नाइजीरिया जाना हुआ? नमस्कार राजीव जी एंड गौड़ साहब, नमस्कार। धन्यवाद मुझे आपके 100वें एपिसोड में इंक्लूड करने के लिए। एंड मैं समझता हूँ ये बहुत ही स्पेशल एपिसोड रहेगा। एंड मुझे इसमें बुलाया है तो आपने मुझे इतनी इम्पोर्टेंस दी है, उसके लिए बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। नहीं नहीं, आप इसके हकदार हैं, आप इसके हकदार हैं। जी जी थैंक यू जी। अच्छा, ऐसा है, नाइजीरिया एक ऐसी कंट्री है जो अफ्रीका की सबसे समृद्ध कंट्रियों में से एक है। और नाइजीरिया वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्री ऑफ अफ्रीका। 200 मिलियन की पॉपुलेशन है। इंडियंस को, हमें ऐसा लगता है कि 200 मिलियन क्या 20 करोड़ ही तो हैं, लेकिन इंडियंस, प्लीज डू नॉट फॉरगेट, हम लोग 1.3 बिलियन है, 1300 करोड़ हैं। तो सॉरी 130 करोड़ हैं। तो हमें नहीं उसके नहीं, सामने 140 हो गए, 140 हो गए, 140 करोड़ है तो हमें उसके सामने छोटा लगता है। लेकिन नाइजीरिया अफ्रीका का 20% है। एवरी फिफ्थ ब्लैक ऑन दिस ग्लोब इज नाइजीरियन। सो दैट वे नाइजीरिया बहुत ही बड़ा है और बहुत ही समृद्धशाली देश ऐसे कह सकता हूं मैं, क्योंकि यह ऑयल रिच है, गैस रिच है, मिनरल रिच है यहाँ पे। और ये वन ऑफ द ओपेक कंट्रीज है। और आपकी बात ये सही है कि हमारे हिंदुस्तान में या कहीं से भी सभी लोग ऐसे कंट्रीज में जाना चाहेंगे जो पूरी तरह समृद्धशाली, पूरी तरह डेवलप्ड, आई मीन टू से, हो। तो इसलिए वहाँ के कंट्रीज में हमारे लोग जॉब अपॉर्चुनिटीज या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ढूंढने के लिए जाया करते हैं, ज्यादा जाया करते हैं। लेकिन नाइजीरिया भी कम नहीं है। मैं आपको बताऊंगा, 32 साल से मैं नाइजीरिया में हूँ। और 32 साल पहले जब मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी तो मैंने कुछ लोगों से पूछताछ की और थोड़ा मुझे एक्सपीरियंस था, मेरे 2-4 लोग कोई गए हुए थे, उनसे बातचीत करने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि यहाँ जाना अच्छा रहेगा। एंड एक बहुत ही माइन्यूट सी बात आपसे शेयर करूंगा कि वेस्टर्न कंट्रीज में या दूसरी यूरोपियन कंट्रीज में या कहीं पे भी चले जाओ, वहां पे सैलरी जो मिलती है वो एक सैलरी मिलती है। पूरी दुनिया में एक सैलरी मिलती है, नाइजीरिया में डबल सैलरी मिलती है। कैसे मिलती है वो मैं आपको बताता हूँ। एक यूएस डॉलर सैलरी मिलती है, एक लोकल सैलरी मिलती है आपके मंथली अपकीपमेंट के लिए, एंड बाकी सुविधाएं जो कंपनी देती है, हर कंपनी अलग अलग तरीके से अपने एम्प्लॉयज को घर, मकान, गाड़ी, ये सब दिया करते हैं। तो इस तरीके से नाइजीरिया बहुत ही एक आकर्षक केंद्र बन जाता है नौकरी वाले लोगों के लिए। तो जहां तक बात, संजय ये बताइए कि बहुत सारे ऐसे प्रेस में हमने पढ़ते हैं नाइजीरिया के बारे में, और मैं तो कुछ लोगों के साथ काम भी करता हूं जो नाइजीरिया से हैं।
इमिग्रेट होकर यूएस में आए हुए हैं। तो सुरक्षा को लेके क्या स्थिति है? ये पर्टिकुलरली बात पर्टिकुलरली जो रिच फॉरेनर्स हैं, आप जैसे लोग, वो क्या सुरक्षा की स्थिति महसूस करते हैं? उसके बारे में बताइए। दूसरा इसी से रिलेटेड सवाल है, सारी दुनिया में आपको याद होगा वो एक ब्लैक डॉलर का स्कैम चला था नाइजीरिया से, वो तरह-तरह के स्कैम का अड्डा क्यों बनता जा रहा है नाइजीरिया? लोगों की नज़र में वो सिर्फ़ स्कैमस्टर ही क्यों बन के रह गई है? पहले सुरक्षा की बात करता हूँ। जी, सुरक्षा की दृष्टि से जो परसेप्शन है, वो एक तरह से मैं कहूँगा सही है, लेकिन डिग्रीज़ बहुत डिफरेंस है। बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है डिग्रीज़ में। जैसे सभी लोगों का ये है कि नाइजीरिया सुरक्षित नहीं है। मैं भी इस बात को मानता हूँ कि जैसे अपने इंडिया में रात को 2 बजे भी हम घूम सकते हैं, कहीं पे जा सकते हैं, आ सकते हैं। नाइजीरिया में भी ऐसा ही है, हम लोग भी घूमते हैं इतने सालों से, कभी भगवान की कृपा से कुछ हुआ नहीं। लेकिन एक बात सही है कि सुरक्षा की दृष्टि से थोड़ा-सा कमज़ोर है। सुरक्षा थोड़ा-सा ऐसी ऐसा विषय है जहाँ पे लोग थोड़ा-सा असुरक्षित भी है, क्योंकि थोड़ी वहाँ पे कंप्लायंस कम है। रूल ऑफ लॉ का जो बोलते हैं जो लागू करने की विधियाँ हैं, वो थोड़ी उतनी स्ट्रिक्ट नहीं है। उस वजह से लोगों को लगता है कि भई अगर कुछ ऐसा क्राइम कर भी लिया तो हमें कुछ होने वाला नहीं है। इस वजह से क्या होता है कि क्राइम थोड़ा ज़्यादा है। और गई रही बात ये कि वहाँ पे एकदम ही जैसा पूरे दुनिया में परसेप्शन है, वैसा नहीं है। मैं आपको एक छोटी-सी बात बताऊँगा। मेरे जी। एक मित्र हैं जो इंडिया में रहते हैं, और वो कुछ 1 सप्ताह के लिए वहाँ आए कि भई मुझे नाइजीरिया में कोई बिज़नेस प्रोस्पेक्ट्स है, किसी ने बुलाया है, कुछ रॉ मटेरियल वगैरह सप्लाई करने का है, तो वहाँ आए। तो उन्होंने वहाँ आके 3-4 दिन ही रहे होंगे, मेरे घर में ही मेरे साथ रहे, और उन्होंने कहा, यार ये तो बहुत ही अच्छी कंट्री है, हमें इसके बारे में इतना सब कुछ बताया गया, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ये मॉडर्न भी है, एडवांस भी है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि एकदम से घरों में दुबक के बैठे हो, रात को आ रहे जा रहे हो, रेस्टोरेंट्स में जा रहे हो, सोशल लाइफ अप टू डेट है, टेम्पल्स बने हुए हैं इंडियंस के लिए, और इंडियंस के लिए, सारे लोगों के लिए घूमना-फिरना ईज़िली है। तो ये बात पक्की है कि सुरक्षा की दृष्टि से ये थोड़ा-सा कमज़ोर है, या कहना चाहिए कि वहाँ पे थोड़ा असुरक्षा ज़्यादा है, लेकिन जितना परसेप्शन है उतना नहीं है। तो इस संजय जी, तरीके से देखा जाए। संजय जी, लेकिन जी। हमने भी जो थोड़ी-सी जानकारी इकट्ठी करी, उसके हिसाब से अफ्रीका में कांगो के बाद नाइजीरिया में जो क्राइम का ग्राफ है, वो सबसे ऊपर है। और यहाँ पर ज्यादातर एफ्लुएंट लोग कम्युनिटी में रहते हैं, मतलब सिक्योरिटी बाउंड्री करके रहते हैं। और दूसरा, आपने कहा कि समृद्ध देश है, बहुत बढ़िया देश है। हमको ये भी पता चला है कि वहां पर आज की तारीख में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, और ऑयल रिच होने के बावजूद ऑयल बहुत कम आ रहा है। ठीक है, उस वजह से आपकी जो वैल्यू है करेंसी की, वो भी बहुत डाउन है। यहाँ तक कहते हैं कि भी $1 में आप पूरा एक दिन गुजार सकते हैं नाइजीरिया में, खाना पीना वगैरह मिलाकर। इन बातों में जी। कितनी सच्चाई है? नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं यही कहूँगा, सबसे पहले इन्फ्लेशन की बात करते हैं। जी। आपकी बात बिल्कुल सही है। पिछले 1 साल, सवा साल में इन्फ्लेशन ज़बरदस्त बढ़ा है, एंड आज की डेट में जनरल इन्फ्लेशन रेट 33% है, वो एवर हाईएस्ट है। एंड फूड इन्फ्लेशन अगर देखा जाए तो वो 40% के क्रॉस कर चुका है। तो ये एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन में से नाइजीरिया निकल रहा है। इसका रीज़न आपको जानना पड़ेगा। ये बात बिल्कुल सही है कि इन्फ्लेशन बहुत हाई है, लेकिन रीज़न क्या हुआ है कि नाइजीरिया एक ऐसी कगार पे था, जो नए प्रेसिडेंट आए, बोला अहमद टिनुबू, उन्होंने आते ही फ्यूल के ऊपर बहुत ज़बरदस्त सब्सिडी थी, उन्होंने वो खत्म कर दी। सब्सिडाइज़्ड फ्यूल मीन्स कि भई एक रेट पे फ्यूल मिलेगा लोगों को, क्योंकि वहाँ की रिफाइनरी सिस्टम अच्छा नहीं है, तो क्रूड ऑयल बाहर जाता है, रिफाइन होके वापस आता है, और उस पे सब्सिडी लगा करके कम दामों में पब्लिक को बेचा जाता है, फॉर द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक, फॉर द बेनिफिट ऑफ द पॉपुलेस। तो वो सब्सिडी हटाने का डिसीजन उन्होंने किया, फॉर द बेनिफिट ऑफ इट्स पॉपुलेस इन द लॉन्गर टर्म। तो जब लॉन्ग टर्म के बेनिफिट एक्रू करने होते हैं, तो शॉर्ट टर्म के अंदर इस तरह के हर्डल्स आते हैं, रोड ब्लॉक्स आते हैं। उसी में से नाइजीरिया अभी गुजर रहा है। तो अब आप इसको ऐसे देखिए कि जैसे फूड इन्फ्लेशन 40% क्रॉस कर गया है, तो अभी गवर्नमेंट सीरियसली उसका तोड़ निकाला है
उन्होंने कहा है कि 5 मेजर फूड आइटम्स को 0% ड्यूटी पे कर दिया जाए, ताकि 5-6 महीने तक लोगों को खाने के लिए मिले, अच्छा सफिशिएंट मिले और थोड़ा सस्ते दामों में मिले। आप सोचोगे 100 रुपए की चीज की पे 20-25% ड्यूटी लगती है और वो जीरो कर दे, तो उसकी मार्केट वैल्यू जो है काफी कम रहेगी और पब्लिक के लिए अच्छा रहेगा। उस दौर से नाइजीरिया गुजर रहा है। बट ये बात भी बिल्कुल सही है कि डॉलर की प्राइस जो आज की डेट में है अराउंड 1700 नाira पर डॉलर। जब 32 साल पहले मैं गया था तो 10 नाira पर डॉलर इंडिया से भी स्ट्रॉन्गर करेंसी हुआ करती थी नाइजीरिया की। और जी। एक टाइम में तो मुझे ये भी बताया गया था कि 1 नाira वाज इक्वल टू $1.75। तो नाइजीरिया की करेंसी वाज स्ट्रॉन्गर देन डॉलर। जी। तो हम्म। आप तो संजय जी 32 साल से रह रहे हैं और 32 साल तो जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत ही बड़ा हिस्सा है। जी। तो ये बताइए कि भारतीय लोग जो वहाँ ये 50-60 हज़ार रह रहे हैं, किस तरह के कार्यकलाप में संलिप्त हैं ये? क्या करते हैं? बिज़नेस में हैं, जॉब्स में हैं ज़्यादातर लोग? और दूसरा, किस तरह से वो अपने आप को भारत से जोड़ के रख पाते हैं? भारतीय लोग, आपकी बात फिगर बिल्कुल सही है, 50-60 हजार ही है भारतीय वहां पे। मेनली वहां पे लेगोस जो फाइनेंशियल कैपिटल है वहां पे सबसे ज्यादा है, फॉलोड बाय कानो, पोठारकोट एंड अबुजा। वहां पे टोटल आप मान लीजिए 5-7 हजार होंगे, बाकी के 50 हजार लेगोस के अंदर है। यहाँ तक कि लाइफ की सवाल है, जीवन का सवाल है, जीवन बड़ा सुचारू रूप से चलता है, क्योंकि एक तो वहां पे इंडियन लैंग्वेज स्कूल है जो कि कई साल पहले अराउंड मोर देन 40 ईयर्स एगो समाज के कुछ प्रतिष्ठित लोगों ने वो स्कूल खोला, ताकि जो भी वहाँ वहाँ आए उनके बच्चों को एजुकेशन मिल सके, तो उनकी स्टेबिलिटी हो सके। और दूसरा फैक्ट ये भी है जो आप बता रहे हैं, बिल्कुल सही है कि ज्यादातर लोग नौकरी में है, लेकिन बिजनेस कम्युनिटी भी बहुत बड़ी है। हमारे वहाँ अराउंड $27 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है बाई 130-135 इंडियन कंपनी से। अच्छा। Though number of Indian companies is much higher than 130, 135, we are talking only of the few major investment by few major companies. So उसकी लिस्ट में 130-35 कंपनियों का 27 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा और भी कई छोटी मोटी कंपनीज है, मे बी 200-300 और कंपनियां निकलेगी। और इंडियंस वहाँ बहुत अच्छा कर रहे हैं, चाहे वो जॉब में है चाहे वो बिजनेस में है। और जॉब में ज्यादा लोग इसलिए है कि जो एक्सपर्टीज चाहिए उसे वहां से इंडिया से बुलाया जाता है और उनसे वहां पे अपना रख के इंडियन कंपनीज में, दूसरी और कंपनीज में भी इंडियंस काम करते हैं, ऐसा नहीं है खाली इंडियन कंपनीज में ही काम कर रहे हो। और उनकी एक्सपर्टीज का फायदा लेकर के बिजनेस के अच्छे प्रोस्पेक्ट्स पैदा किए जाते हैं। तो इस तरीके से। संजय जी, एक बात और करते हैं। अभी जैसे हम क्राइम की बात कर रहे थे, क्योंकि हमारे कार्यक्रम के जो दर्शक हैं उसमें ऐसे बहुत सारे भारतीय हैं जो खुद या अपने बच्चों को बाहर भेजना चाहते हैं, अब वो चाहे दुनिया का कोई भी किनारा हो। तो नाइजीरिया के बारे में मुझे हमारे एक दोस्त ने बताया था, वो बहुत बड़े बिजनेसमैन है। तो वो बिजनेस करते थे, एक्सपोर्ट करते थे। तो शुरू में 2-3 साल उनका पार्टी के साथ बहुत अच्छा बिजनेस चलता रहा। पूरी तरह से पेमेंट टाइम पर होती थी, पूरा माल टाइम पर जाता था। उसके बाद एक बार उन्होंने अपने इस पार्टी को इंडिया से बुलाया नाइजीरिया में, और एयरपोर्ट से रेड कारपेट में वो होटल में ले गए, और होटल में फिर उनको उन्होंने किडनैप कर लिया कि बोले भाई आज तक तुमने जितना भी हमसे कमाया है वो आज हम आपसे वापस लेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर देखो अब गरीबी बहुत हो गई है, इन्फ्लेशन भी है, करेंसी डिवैल्यूड हो गई है। तो आपको लगता है कि बिजनेस करने के हिसाब से नाइजीरिया कितना सुरक्षित है या कितना असुरक्षित है, और क्या सच्चाई है, उसको थोड़ा सा बताएंगे आप? और जरूर सच्चाई जरूर। बताने का है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये बात थोड़ी अतिशयोक्ति है कि इस तरीके से किया गया, हालांकि ये किस्सा मैंने भी सुना था, एक आध कोई नहीं किस्सा नहीं, वो पुराने सर टाइम में हमारे हो दोस्त चुका। हैं, उनकी गोल्ड माइंस हाँ हैं काफी देशों में, और नाइजीरिया में पहले हाँ उनका हेड ऑफिस था। और उसके बाद उनके घर में बहुत तगड़ा अटैक भी हुआ था, और उनको कुर्सी पे बिठा दिया था और बोला था बस हिलना नहीं है यार। और उनका बहुत कुछ ले गए थे। उन्होंने कहा था तूने सब कुछ ले जाओ बेशक, लेकिन मुझे छोड़ दो, बाकी मैं अपने आप देख लूंगा। पुराने और ये टाइम में बहुत इस तरह ज्यादा के पुरानी किस्से बात मैंने भी नहीं है। सुने। जी। मैंने भी सुने हैं इस तरह के किस्से। और जी। ये इस तरीके से किडनैप की बातें मैंने सुनी है। लेकिन इसीलिए एक ऐसी राय बनती है कि जब कोई आदमी ऐसे रिमोट से बिजनेस कर रहा होता है
तो वहाँ पे इंडियन काउंसिल की, इंडियन हाई कमीशन की, उनकी मदद जरूर लेनी चाहिए। लोकल लोग जो वहाँ पे ऑलरेडी रह रहे हैं, हमारे जैसे लोग, उनसे भी बातचीत करके जरूर सलाह मशवरा करना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, आदमी एक पर्टिकुलर सेल में अपने आप ही सोचता है, अरे इतना बढ़िया हो रहा है, मैं किसी को क्यों बताऊं, और उस चक्कर के अंदर थोड़ा मार खा जाता है। बट ये बातें हैं यहाँ पे, जो सुरक्षा की असुरक्षा की बातें हम पहले कर चुके, उस हिसाब से यहाँ पे इस तरह की बातें हैं। लेकिन मैं आपको फिर ये कहूंगा, अभी नाइजीरिया एक डिफिकल्ट फेज से गुजर रहा है, लेकिन उस चीज को अगर आप 2 मिनट के लिए सोचना बंद करें, तो आप मैथमेटिकल टर्म्स में मैं आपको बताता हूँ कि आज 100 की स्केल में यूके का अगर मैं देखूं तो 80 पे डेवलपमेंट पहुंचा हुआ है, ग्रोथ पहुंची हुई है। यूएसए देखूं तो 85 है, ऑस्ट्रेलिया देखूं तो 85 है, न्यूजीलैंड देखूं तो 80 है। इस तरीके से सारे ही देखो। अफ्रीका कहाँ है 100 की स्केल के आगे? 5, 10, 15, 20। तो 20 से 80 जाने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में कहाँ चलेगी? खाली अफ्रीका में चलेगी। नाइजीरिया बीइंग द बिगेस्ट कंट्री, बीइंग द वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमी ऑफ अफ्रीका, वहां जी। पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आप तो नाइजीरिया, आप इंडिया में जो बात कर रहे हैं, वहाँ जो प्रॉफिट मार्जिन है, आज के कई लोग मेरे से बातें करते हैं कि वहां पे हमारे अठाने का बिजनेस, मतलब 0.5% का वॉल्यूम्स है, लेकिन 1% का मार्जिन, आधे परसेंट का मार्जिन मिलता है। वहाँ मार्जिन अभी भी मिल रहे हैं। तो मैंने तो ये देखा है कि ऑफ रिसेंट जो भी आ रहे हैं नए नए इंडस्ट्रियलिस्ट या नए बिजनेसमैन, वो अपनी सेकंड जनरेशन को वहाँ सेटल करने के फिराक में है, और उन्हें लग रहा है कि ये बहुत अच्छी जगह है और ये एक गेटवे है। अगर यहाँ पे सक्सेसफुल हो गए तो पूरे अफ्रीका में 54 कंट्रीज में कहीं पे भी जा सकते हैं। एंड मार्जिन्स आर वेरी हाई एंड गुड। बट इतना इजी भी नहीं है, जैसा आप सही कह रहे हैं वो, कि ये किडनैपिंग की बातें हैं, घर में अटैक की बातें हैं, दो आजकल ये नहीं होता है। पर थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। ये बात है कि वहाँ के ठीक। लोग जो एक्सपीरियंस लोग हैं, उनसे मदद जरूर लेनी चाहिए उनको। तो संजय जी, एक बात देखिए, राजीव जी ने एक हाईलाइट किया, ये हो सकता है ये एक इंडिविजुअल एक्सपीरियंस हो, इन जनरल ना हो ये स्थिति। पर ये बताइए कि सारी दुनिया में आजकल हम देख रहे हैं कि धर्म के आधार पे काफी कुछ हो रहा है। किस तरह से, क्या कोई ऐसी फॉल्ट लाइंस नाइजीरिया की सोसाइटी में भी हैं जो कि धार्मिक आधार पे बंटवारा हो? मेरे ख्याल आप समझ गए हैं, मैं हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख, उन सब की बातें कर रहा हूँ। हम बहुत सारे देशों में देखते हैं, बात करते हैं लोगों से, तो वो फॉल्ट लाइंस हैं, एग्जिस्ट करती हैं। नाइजीरिया में क्या स्थिति है? नाइजीरिया में स्थिति बताता हूँ मैं इस तरीके से। समझना जी। पड़ेगा कि यहाँ 50% करीबन मुस्लिम है और 50% ही अराउंड क्रिश्चियंस है। इनकी यही दो सबसे बड़ी ये है, दो पार्ट ऑफ द होल एंटायर कंट्री। और इन्होंने इसको कोई डिक्लेयर नहीं किया कि ये क्रिश्चियन कंट्री है या इस्लामिक कंट्री है। एंड इसमें 3 मेजर सेक्ट्स हैं, एक योरुबा, एक हाउसा एंड एक इबो। और तीनों के अलग अलग 3 सेगमेंट ऑफ नाइजीरिया है, 3 पार्ट्स ऑफ नाइजीरिया, सेगमेंट्स ऑफ नाइजीरिया है, जिसमें ये बटे हुए हैं। दो जो आप आज देख रहे हैं दुनिया में सबसे इतना जबरदस्त हाई तोबा मची हुई है जातियों के हिसाब से, उतना नाइजीरिया में नहीं है। थोड़ा बहुत कहीं से है, नॉर्थ के साइड में, फार अवे प्लेसेस के अंदर थोड़ा बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन ऐसा कुछ सीरियस बात नहीं है। आपस में मिलजुल के ही रहते हैं, इवन आपस में अच्छा, शादियां भी होती है। चलो अब संजय जी बात करते हैं हम अपनी इंडियन कम्युनिटी की। आपका परिवार, आप 35 साल से हो यहाँ पर। आप ये बताइए कि वहां पर अगर हम शिक्षा की बात करें और जो भारतीयों का रहन सहन है और उनका जो कल्चर है, आपस में त्योहार या दूसरी सांस्कृतिक गतिविधियां, उसमें आपस में कितना तालमेल है? और एजुकेशन लेवल के हिसाब से आप नाइजीरिया को कहां पर रखेंगे? आपके बच्चे वहीं देख पढ़ रहे होंगे, मतलब आप अपने एग्जाम्पल को लेकर इंडियन कम्युनिटी के बारे में बताइए कि एजुकेशन, आपस की बॉन्डिंग और कल्चरल एक्टिविटीज कैसी है वहाँ? देखिए, मैं जैसा पहले बताया आपको कि हमारे जी। कुछ गणमान्य लोगों ने 40, 42, 43 साल पहले, और एक संस्था होती थी इंडियन कल्चरल एसोसिएशन, वो एपेक्स बॉडी है नाइजीरिया में इंडियंस की, उन लोगों ने आपस में मिलके एक इंडियन लैंग्वेज स्कूल खोल दिया था। तो वो स्कूल आज 42-43 साल पुराना हो चुका है। और हमारे इंडियंस एक्सपेट्रिएट्स के बच्चे जो लेगोस में हैं, वो उसमें पढ़ते हैं। और उसी की छोटी छोटी ब्रांचेस, इंडियन लैंग्वेज
स्कूल्स की जैसे ही, और कुछ कंट्री और कुछ स्टेट्स में भी खुली है, अबूजा, लेगोस के दूसरी जगहों में, पोटारकोट एंड कानो वगैरह में। तो हमारा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमारे बच्चों को एजुकेशन अप टू 12th तक वहां मिल जाती है इजीली। सीबीएसई बोर्ड लगता है, बड़े बोर्ड की परीक्षाएं भी होती है हाई कमीशन से सपोर्टेड, एंड वहाँ पे करीबन 100 इंडियन टीचर्स है, जो कि मोस्टली इंडियन हाउसवाइफ्स है, जो एजुकेटेड है, जो काम करना चाहते हैं। और बहुत ही स्टैंडर्ड की एक स्कूल चल रही है। एक टाइम में उसमें 2250 बच्चे थे, जो आज करीबन 1650-1700 हैं। ये फिगर अप एंड डाउन चलता रहता है। और इस स्कूल के चलते वहां पे एक्सपेट्रिएट्स को रहने के अंदर बिल्कुल समस्या नहीं आती है, क्योंकि उनके बच्चे सेट हो जाते हैं। एंड आफ्टर 12th वो लोग बाहर चले जाते हैं हायर स्टडीज के लिए, या इंडिया चले जाते हैं, या यूके, यूएसए, जहाँ पे जिसकी इच्छा है वो वहाँ चले जाते हैं हायर स्टडीज के लिए। तो इस तरह की इक्वेशन चल रही है। जैसे मेरे बच्चे भी अप टू 12th तक वहाँ पढ़े, फिर हायर स्टडीज के लिए एक जना इंडिया गया, एक जना यूएसए गया, और इस तरीके से काफी काफी मतलब मामला सेटल हुआ हुआ है। और इसी वजह से जॉब्स के अंदर भी कंटिन्यूटी अच्छी रहती है। यही सोच करके ये स्कूल लगाया गया था कि हमारे एक्सपेक्टेड के बच्चों को वहां पे अच्छी तरह से एजुकेशन मिल सके। अच्छा, इंडिया के कौन से पार्ट से सबसे ज्यादा लोग नाइजीरिया में हैं? साउथ से ज्यादा है, ओके। गुजरात, राजस्थान से भी है, लेकिन मेरे ख्याल से आई थिंक जैसा आपका क्वेश्चन का दूसरा भाग ये था कि कैसे कल्चरली एक्टिव, हाँ हाँ या हाँ। कैसे आपस में उनका इंटीग्रेशन है। वहां पे जबरदस्त सोशल लाइफ है सर, जबरदस्त। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जो हमारे हाई कमीशन के लोग जो दूसरे जगहों से आते हैं और वो हमारे से इंटरेक्ट करते हैं, मैं उसी हिसाब से ये कह रहा हूँ। वो लोग हमें बताते हैं कि सर जो यहाँ पे कल्चरल वाइब्रेंसी है, जो वार्मथ है कम्युनिटी के अंदर, बिकॉज ऑफ सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस, बिकॉज ऑफ इंडियन कल्चरल एसोसिएशन, बिकॉज ऑफ वेरियस समाजेस ऑफ कमिंग फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स, उन लोगों की इतनी जबरदस्त इंटरेक्टिव एक्टिविटीज होती है, त्योहार मनाए जाते हैं हर तरीके के। जैसे केरला समाज ओणम वगैरह ये सब मनाते हैं, राजस्थान समाज वो क्या ये गवरों के त्योहार वगैरह सब मनाते हैं, तीज मनाते हैं, आईसीए बीइंग द एपेक्स बॉडी दिवाली मेला मनाता है, 15 अगस्त मनाता है, 26 जनवरी मनाता है। तो पूरे साल कंटिन्यूअसली गुजराती लोग, जैसे डांडिया गरबा का प्रोग्राम कल ही हो चुका है। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम होते रहते हैं, जिसमें पब्लिक आपस में मिलती है, इंटरेक्ट करती है, और इतनी जबरदस्त वार्मथ एंड फ्रेंडली फीलिंग आती है कि उनको लगता है कि वी आर इन इंडिया ओनली। ओके। तो जहाँ पर एक छोटी सी बात मैं जानना चाहूंगा आपसे। देखिए, भारत अफ्रीका के देशों को उस जो आपने बताया 5% से 80% तक पहुंचने की जो विकास यात्रा है, उसमें काफी सहयोग देता है। हमारा बहुत सारा बिजनेस एक्सपोर्ट हो रहा है। पर मेरे नोटिस में यह भी आया कि चाइनीज बिजनेसमैन की भी बहुत बड़ी प्रेजेंस है, और वो कमोबेश इंडियन बिजनेस को वहां टिकने नहीं देना चाहते, जो छोटा बिजनेस है। बड़ी कंपनीज की बात अलग है, अब कोई रिफाइनरी है वो तो टिकेगी, पर जो छोटा बिजनेस है वो नहीं हो पाता है। आपका क्या कहना है इस बारे बिल्कुल सही बात है आपकी। चाइनीज लोगों का, ये मैं अगेंस्ट इंडियन नहीं कहूंगा, अगेंस्ट एवरीबडी है, बट चाइनीज प्रोमिनेंस बहुत ज्यादा है, नॉट ओनली इन नाइजीरिया बट इन एंटायर अफ्रीका। एंड चाइनीज लोगों का क्या है, वो उनकी गवर्नमेंट पॉलिसीज का जो फॉर्मुलेशन होता है वो डिफरेंट तरीके से है। और मेरी इसके बारे में हायर लेवल पे हाई कमीशन ऑफिस में एंड दूसरे जो विजिटिंग सेक्रेटरीज वगैरह हैं उस लेवल पे भी बात हुई। तो हमारे इंडियन गवर्नमेंट की वर्किंग स्टाइल अलग है, सही गलत नहीं कह रहा हूँ, वो बिल्कुल सही है। और उस वजह से जो चाइनीज वर्किंग स्टाइल है गवर्नमेंट की, वो बिल्कुल अलग है, उस वजह से उनका प्रोमिनेंस ज्यादा है। प्लस उन्होंने एक तरीके से एक मिशन बनाया हुआ है कि पूरे अफ्रीका में हमें फैलना है। आप लोग पढ़ ही रहे होंगे, कुछ चीजें ऐसा है मैं बोल नहीं सकता हूँ, आप भी जी। समझेंगे कि कैसे इनडायरेक्टली उन्होंने इस तरीके से लोन दे दे करके छोटे छोटे अफ्रीकी देशों को पंगु बना दिया, और उनकी काफी गवर्नेंस भी अपने हाथ में ले ली, और उनके पोर्ट्स, उनकी जो मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर जगहों की जगह हैं, उनको भी अपने कंट्रोल में ले लिया। सिल्क रूट के बारे में भी आपने सुना होगा। नाइजीरिया हम्म। अभी तक उस स्टेज में नहीं है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है, चाइनीज प्रोमिनेंस है कंस्ट्रक्शन वगैरह के अंदर, जबरदस्त उनका प्रोमिनेंस है। लेकिन इंडियन कंपनीज भी अच्छा कर रही है, और
इंडिया गवर्नमेंट एंड नाइजीरिया गवर्नमेंट के बीच में रिलेशंस बड़े कोर्डियल है। हमारे हाई कमिश्नर श्री बाला सुब्रमण्यम, उसके पहले अजय जी, उसके पहले और सारे लोग, उन लोगों ने काफी मेहनत करी है। पर्टिकुलरली अभी मिस्टर बाला सुब्रमण्यम जो है वो काफी एक्टिव, प्रोएक्टिव एंड काफी हद तक मैं ये कहूंगा ऑन डेली बेसिस उनका जबरदस्त इंटरेक्शन रहता है, और उसमें उन्होंने काफी अच्छा अचीव किया है। आपके नॉलेज के लिए ये भी बता दूं कि अभी रिसेंट में उन्होंने एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग करी है कि जो भी अपना बायलेटरल बिजनेस होएगा उसमें लोकल करेंसी यूज करेंगे, और वो वेरी सून इट इज गोइंग टू हैपन। सो अगर ये होता है तो हमारा जो ट्रेड बैलेंस है विच इज अराउंड 15 बिलियन, मे बी गोइंग टू $20 बिलियन बिटवीन इंडिया एंड नाइजीरिया, उसके लिए जबरदस्त एक बूस्ट रहेगा। चलिए, चलते चलते आखिरी सवाल, एक सेंटेंस में जवाब देना है। इस चाइनीज इन्फ्लुएंस के चलते आप क्या सजेस्ट करेंगे? इंडियंस को आना चाहिए या नहीं अगर मौका मिले? इंडियंस को हर मामले में वहां आना चाहिए। अगर चाइनीज प्रोमिनेंस है तो इंडिया भी कम नहीं है, और जो इंडिया के कंपैरिजन में नाइजीरिया के अंदर बिजनेस एटमॉस्फेयर बन रहा है या बनने वाला है, लीव असाइड दिस पर्टिकुलर फेज, उसमें हमेशा यही अच्छा रहेगा कि अगर इंडियन बिजनेसेस वहां पे एक्सपांड होते हैं, लगते हैं, नए लगाते हैं, उनके लिए फ्यूचर प्रोस्पेक्ट हमेशा अच्छा रहेगा। नाइजीरिया की अपनी अलग समस्याएं हैं, लेकिन उनके सॉल्यूशन भी हैं। As long as you are able to get your cost recovered and earn little profit, it is always good to have business in Africa, in Nigeria. And as I said earlier, Nigeria is the gateway for the Africa. If they settle down very well, all their आने वाली पीढ़ी है वहां 54 कंट्रीज में भी जा चलिए, सकती है। ठीक है। तो आप हमारे तिरंगे को ऐसे ही फहराते रहिए और हमारे लोगों को एनकरेज करते रहिए कि भाई वो नाइजीरिया में आने से ना डरे, वहां पर बहुत अच्छे अवसर उपलब्ध हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम अपने इस कार्यक्रम को आज समाप्त करते हैं, और मैं आपको एक बार फिर बताना चाहूंगा कि चूंकि ये हमारा 100वां एपिसोड है, और मैं चाहूंगा कि आप हमारे कार्यक्रम के साथ ऐसे ही जुड़े रहें और इसको और भी ज्यादा अपने दोस्तों में, अपने सर्कल में शेयर करें, ताकि हम अपने इस सफर को इसी अंदाज में आगे बढ़ाते रहें। संजय जी, आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत नमस्कार। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।